हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है। मैं अनअकैडमी पे टीचर हूँ। ये क्लास 12th का वितान बुक का फर्स्ट चैप्टर है, सिल्वर वेडिंग। चलिए, अच्छा इस चैप्टर में होगा क्या, कैसे स्टोरी चलेगी। स्टोरी ऐसे चलेगी कि एक इंसान है, वो अपने प्रेजेंट डे में चल रहा है, बट वो अपनी पास्ट स्टोरीज को, पुराने किस्से हैं उनको याद करता है। तो बीच बीच में वो याद करता रहेगा, एक किस्सा दो किस्सा और पूरे चैप्टर में ऐसे ही होगा। इस वजह से कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चल क्या रहा है स्टोरी। तो अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर, उनका नाम है वाईडी, मतलब यशोधर। ठीक है, यशोधर बाबू जो हैं, उन्होंने अपनी आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह जो है मेज पर से उठाई। और जब उन्होंने निगाह उठाई तो देखा कि घड़ी की सुई, दीवार घड़ी की, ऑफिस की दीवार घड़ी की सुई 5:25 बजा रही थी। उन्होंने अपनी कलाई वाली घड़ी पर देखा तो उसमें 5 बज रहे थे, 5:30 बज रहे थे। पंडित जी, पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचार से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। ये अगर आप लोगों ने रेडियो सुना हो, कभी आपने बड़े बूढ़ों से सुना हो, तो उनकी एक आदत थी कि रेडियो में सब समाचारों के वक्त टाइम बताया जाए तो उससे अपनी घड़ी को रोज अपडेट कर लेते थे। फाइल को आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली। मातहतों जो उनके अंडर जो लोग काम करते हैं उन पर निगाह डाली, जो पंत जी की वजह से ही 5 बजे तक बैठने को मजबूर होते हैं। अब भाई अफसर बैठा है 5 बजे तक, तो नीचे के लोग कैसे चले जाएं। यही वजह से वो बेचारे बैठे रहते हैं। चलते चलते हंसी मजाक की बात करने की आदत उनको थी, क्योंकि दिन भर बोरियत भरा काम करा, सीरियस काम करा, तो चलते चलते वो कोई ना कोई हंसी मजाक वाली बात अपनी जूनियर से कह चलते थे। और ये आदत उनको किससे मिली थी? कृष्ण दा से। तो किशन दा, ये नाम हर बार आएगा, उनका नाम है कृष्णानंद पांडे। तो किशन दा आपको याद रखना है। यशोधर जी किशन दा को बहुत ज्यादा मानते थे। क्यों मानते थे वो आगे पढ़े। तो अब उनसे मिली हुई परंपरा को पालन करते हुए उन्होंने कहा, अपने जो उनके नीचे काम करते लोग उनसे कहा, आप लोगों की देखी देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। बोला यार ये भी 5 मिनट लेट चल रही है, आप लोगों को देख के सुस्त हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, असिस्टेंट ग्रेड में एक नया लड़का है चड्डा, तो उसने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाली जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, थोड़ी बदतमीजी से की। एज यूजुअल बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। एक नया लड़का आया है, असिस्टेंट ग्रेड पे वो क्लर्क लगा है, उसका सरनेम है चड्डा, जो क्या पहनता है आजकल तुमने देखो ना, बेल बॉटम। बेल बॉटम चौड़ी मोहरी वाली, मतलब बेल बॉटम पतलून पहनता है, ऊंची एड़ी वाले जूते पहनता है, जो पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है। उसने थोड़ी बदतमीजी से क्या बोला, एज यूजुअल उसने बदतमीजी से क्या बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है। चूनेदानी मतलब हाथ की घड़ी, वक्त सही देती है ना। पंत जी ने चड्डा की धृष्टता, धृष्टता मतलब जो उसकी ये होता है ना, बड़ों से बदतमीजी से बात करना, धृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्डा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। यशोधर बाबू ऐसे सामने से कुछ कहते नहीं कि ठीक है किसी ने कर लिया, वो चिल है। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई साहब, भाई नहीं साहब कहते थे। किशनदा भी इसी दफ्तर में साहब थे, अफसर थे। तो अब पंत जी याद कर रहे हैं कि जब किशनदा को वो भाई नहीं कहते थे, साहब कहते थे और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर बोला, बाबा आदम के जमाने की घड़ी है बड़े बाबू, यह तो अब तो डिजिटल ले लो, एक एक जापानी ले लो डिजिटल वॉच, सस्ती मिल जाती है। तो अब क्या बोलते हैं पंत जी? पंत जी बोलते हैं, यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की है। अरे यही बहुत ही कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही। इस तरह नहले पर दहले का जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। नहले पे दहले, ये ताश की गड्डियों में नहले पे दहला देना होता है। 9 नंबर का कार्ड पे 10 नंबर का कार्ड डाल देना, उसे कहते हैं नहले पे दहला। ये एक मुहावरा भी है। ये आप सोच रहे हो इतने इजी इजी चीजें क्यों बता रहे हैं सर। कुछ होते हैं बेचारों को नहीं पता होता,
जिनको पता है उनको अच्छी बात है, जिनको नहीं पता ही उनके लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नहले देते हुए एक हाथ आगे बढ़ने की परंपरा। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ रेमजे स्कूल, ये नाम याद रखो, रेमजे स्कूल जो कहाँ है, अल्मोड़ा में, जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। यशोधर बाबू मतलब पंत जी, यशोधर बाबू मतलब पंत। यशोधर बाबू ने जब मैट्रिक मैट्रिक मतलब 10th क्लास की परीक्षा पास की थी, इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था, और वक्ता श्रोता दोनों ठटाकर हाथ मिला करते, मतलब ऐसे बहस करना, बहस में जीत जाने पर एक दूसरे से हाथ में ताली मारना, वो सब चलता रहता था, स्कूल से सीखा था। ऐसी ही परंपरा किशन दा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली। किशन दा कुंवारे थे, और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। किशन दा भी कुंवारे थे, और पहाड़ से आए हुए कितने लोगों को वो ठिकाना देते थे, नौकरी लगवा देते थे कितनों को। मैस जैसी थी उनका जो क्वार्टर था, मैस जैसा। मैस क्या होता है, जहां पर खाना खाया जाता है, मिलकर लाओ, पकाओ, खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे, उनकी उस सरकारी नौकरी के लिए उम्र उनकी कम थी। 10th क्लास पास किया है, 16-17 साल की उम्र होगी। सरकारी नौकरी के लिए 18 साल कम से कम एज होनी चाहिए, तो सरकारी नौकरी के लिए उम्र कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वे नहीं लगाए जा सके। बड़ी कोशिश की, ट्राई किया कि उनको कुछ मिल जाए, है ना, कहीं नौकरी मिल जाए। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोईया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपए उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसे भेज सके। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। कितने अच्छे हैं किशनदा, पहले घर पे रखा, नौकरी दी, फिर सरकारी नौकरी भी लगवाई। चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी। मेनन नाम है, टाइटल है। आपकी शादी कब हुई थी? यशोधर बाबू ने सक पका कर, मतलब ऐसे, अरे रे रे, अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींच लिया और मेनन से मुखातिब होते हुए बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6th फरवरी 1947। आई वॉज मैरिड ऑन 6th फरवरी 1947। मैनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी का पूरा 25 साल हो गया है। यशोधर जी खुश होते हुए भी झेपे, झेप मतलब शर्माए, और झेपते हुए खुश भी हुए। यह अदा भी उन्होंने किशन दा से ही सीखी है। मतलब यहाँ पर किशन दा का जिक्र हर बार आएगा, वो किशन दा के बहुत बड़े फैन हैं यशोधर बाबू। ठीक है, चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाकर कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोंचले हैं, हमारे यहाँ ये सब थोड़ी मानते। चड्डा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जाती है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए। दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। कि जो कस्टम नहीं है, हमारे रीति रिवाज में नहीं है सालगिरह मनाना, तो मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होता है, पर फिर भी आप लोग मनाओ। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपए 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके। चुग्गे भर मतलब भरपेट भोजन। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपए हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है। नगण्य मतलब जीरो, भले ही जीरो हो उनका दैनिक खर्चा। और तो और बस टिकट का खर्चा भी नहीं है। गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले और उन्हें अपने पिता का साइकिल पर सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। भाई अफसर है हमारे पिताजी, साइकिल पर जाए। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें।
लेकिन पिता को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होता है और कार जब अफोर्ड नहीं की जा सकती तब उसके बारे में सोचना ही। चड्डा के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी, इसरार मतलब रिक्वेस्ट करने पर भी, वे अपनी सिल्वर वेडी की इस दावत के लिए नहीं रुके। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप्पाष्टक में वक्त बर्बाद करना उनकी परंपरा के विरुद्ध है। बैठकर गप्पे नहीं मारेंगे, चलते चलते बातचीत कर लेंगे, थोड़ा हंसी मजाक कर लेंगे। थोड़ा हंसी मजाक ठीक है, बट बैठकर गप्पे नहीं लगाएंगे। इधर इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने, अब उन्होंने क्या अपनाया है, बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। घर जाना नहीं चाहते। अब ये बात उनके बच्चों को बड़ी दिक्कत करती है। बब्बा, आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं, इतने ज्यादा व्रत करें ऐसा कहते हैं। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की मतलब किशनदा के अनुसार यही निशानी है कि सिद्धांत का धनी जो व्यक्ति होता है, जिसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसके वैल्यूज होते हैं, वो किशनदा के हिसाब से ऐसे ही करता है, बार बार किशनदा को वो याद करता है। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी लेते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वो भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, घर वह 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। दफ्तर 5 बजे छूटता है, वो घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते मतलब आंगन पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिल इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। यहाँ से जब भी वो इस रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हें बुरा लगता है कि कितने चेंजेस आ गए समय में, चीजों में कितना चेंजेस आ गए। बेसिकली इस चैप्टर में यशोधर बाबू बदलते समय को हजम नहीं कर पा रहे। वो चाह रहे समय रुक जाए, जैसा किशनदा के टाइम पर था वैसा ही टाइम रहे, लेकिन समय का तो नेचर ही है बदलना। यशोधर बाबू इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, पचा नहीं पा रहे। यही बात उनको दिक्कत करती है हर बार, और बहुत सारी चीजें दिक्कत कि DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट का क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारत बना रहे हैं। पहले 1 मंजिला इमारत हुआ करती, ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे लोग। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हाँ, उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत जरूरी है। कि मतलब भाई जो पुराने घर हैं जिनमें उनकी यादें जुड़ी हैं, उनको देखते रहें, बस यही उनके लिए काफी है। उन्हें एंड्रयूडगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है। मतलब वो अफसर बन गए हैं तो उन्हें बड़े क्वार्टर अच्छी लोकेशन पर मिल रहे हैं, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उनको क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलाउड करा लिया। पत्नी से यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, मतलब जब पत्नी ने बोला कि भाई जब ये भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी। कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते। फिक्रा मतलब यही बात कहकर मुस्कुराते, ऐसी तब की तब देखी जाएगी। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बात पर मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वे जल्दी घर लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी लिखाई पढ़ाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि
समहाउ यशोधर बाबू अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली नौकरी को समझ में नहीं आती। मतलब भाई मेरा बेटा नालायक है, उसको इतनी अच्छी नौकरी कैसे मिलती वो वाली। बोले लोग ही जंगली हैं, मेरे बेटे को इतने पैसे दे रहे। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपये देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेच होगा, जरूर कुछ पंगा है जो इतने सारे पैसे दे रहे हैं। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस की तैयारी देने के लिए तैयार कर रहा है, और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब यह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर मतलब दूल्हे अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहां समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली की भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करते, मतलब वो डेवलपमेंट कैसी जो अपनों में दूरियां पैदा करते। ये कह रहे अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें संभव नहीं जचती, कि अपने जो उनके बच्चे हैं वो गरीब रिश्तेदारों की मजाक बनाते हैं। ये यशोधर बाबू को अच्छा लगता है कि भाई गरीबों की मजाक क्यों बनाए अपने बच्चों द्वारा, है ना ये सब। एनीवे, जनरेशन गैप तो होता ही है, सुना, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देते, बोला ठीक है भाई जनरेशन गैप होता, कोई चीज होती है, क्या कह सकते हैं। हाँ, लेकिन यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से कभी किसी तरह आधुनिक नहीं है, वो भी ऐसी है, लेकिन फिर भी बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉड बना डाला। मॉड मतलब मॉडर्न, वो मॉडर्न नहीं है, लेकिन बच्चों की तरफदारी माँ तो करती है। मातृ सुलभ मतलब माता का जो नेचर होता है, बाय डिफॉल्ट नेचर, वो तो है ही, बच्चों की तारीफ तो करेंगी, साइड लेंगी, वो भी मॉडर्न बन गई है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, तब यशोधर बाबू के साथ गांव से आया ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ नहीं कह पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जेठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। मतलब अब वो खुल के जीना चाहती हैं बेसिकली। जेठ जेठानियों से वो तंग आ चुकी थी, अब उनके बच्चे हैं तो अब वो खुल के रहना चाहती है। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के थे, वे सब मुझ पे भी लागू किए गए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। किशन दा की घरवाली ऐसा बच्चों से कहती है। बच्चे उसके साथ सिंपैथी दिखाते हैं, मेरी माँ ने कितना दुख सहा। फिर वह यशोधर जी से नाराज होकर कहती हैं, तुम्हारी ये बाबा आदम के जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इनमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूं कि जिस हद तक सुविधा हो, मतलब जिस हद तक मुझसे बर्दाश्त होगा, मैं कंफर्टेबल हूं। अब मेरे कहने से वह ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ साफ बात है कि तुम जो भी कहते हो पुरानी बातें, मेरे से वो ढोंग ढकोसला नहीं होता। धर्म कर्म कुल परंपरा सब ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है, आधुनिक लोगों की तरह बिहेव करती है। तो यशोधर बाबू शानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुहा से लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह का मजाक में उड़ा देना चाहते, मतलब कि भाई बूढ़ी होने चली हो मुंह पे मुहा से, मतलब बूढ़ी होने के बाद अब मॉडर्न होना चलिए, बेवकूफ हो गई, ऐसा कहकर मजाक उड़ा देना चाहते थे, अनदेखा कर देना चाहते, लेकिन यह स्वीकार करने को मजबूर हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है, क्योंकि अकेले पड़ गए हैं। बच्चे मॉडर्न, पत्नी मॉडर्न, अब बच्चे अकेले, तमाशा बन रहा उनका। जिस जगह किशन दा का क्वार्टर था, उसके सामने खड़े होकर एक गहरा श्वास लेकर छोड़ते हैं। यशोधर जी ने अपने से सवाल पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशन दा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट करती होती। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति किशनदा का बुढ़ापा सुख नहीं रहा, कि बीवी बच्चे होने की न वजह से किशनदा का बुढ़ापा सुख ही नहीं रहा।
उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश कहीं ना कहीं जमीन ली, मकान बनवाया। लेकिन किशनदा ने कभी इस और ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा, तब हद हो गई। उसके द्वारा इतने लोगों का उद्धार किया गया, किशनदा ने कितने लोगों की मदद करी, इतने सारों में से किसी ने भी उन्हें अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं करी। स्वयं यशोधर बाबू भी उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। यशोधर बाबू भी कुछ नहीं कर सकते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए के क्वार्टर लेकर रहे और फिर अपना गांव लौट गए, जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो। ज्यादा पेंशन नहीं खा सके बेचारे। विचित्र बात यह है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विचित्र बात यह है कि उसे कोई बीमारी भी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर बिरादर मतलब उसके किसी रिश्तेदार से मृत्यु का कारण पूछा, तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया कि जो हुआ होगा या पता नहीं क्या हुआ। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। यह जानते हैं यशोधर जी, जिनके बाल बच्चे नहीं होते उनके किसी ऐसे मौत हो जाती है। बच्चों का होना भी जरूरी है। हाँ, यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई बातें नहीं भूलते कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। गधा पचीसी मतलब जो इंसान बेवकूफ होता है तो वो वही करता है जो उसे करने का मन है। ठीक है, गधा पचीसी के बाद हर आदमी सब समझदार हो जाता है। जवानी में सिर मारेगा, एक टाइम आते आते खुद समझदार हो जाएगा। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की है। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देख आना। कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे किशनदा ने नहीं करा था? जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी, तब सब अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। यह भी किशनदा से विरासत में मिले हुए फिक्रा है। ये लाइन याद रखना, जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये भी एक लोकोक्ति है जो किशनदा ने उन्हें सिखाई है, जिसे यशोधर बाबू अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते रहते कि समझदार हो जाएंगे, टाइम पड़ेगा उस। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तब शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर में गुजरता। कि मैं छोटा ही था तभी मेरे पिता का देहांत हो गया, इसी चक्कर में से मैं जल्दी जिम्मेदार हो गया। अब मेरे बच्चे गधों की तरह हरकतें इसलिए करते क्योंकि मैं जिंदा हूं। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार हो गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं, तंजिया मतलब टॉन्ट कसते हैं अपने बच्चों को। लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है, वह बच्चे यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। कि यशोधर जी कहीं ना कहीं खुश भी होते हैं कि ठीक है, मेरे बच्चे बेफिक्री से जी रहे हैं, वो मेरे होने से ही तो कर रहे हैं। अच्छा कोई नहीं, करने दो, मस्ती करने दो, इसलिए वो माफ कर देते बच्चों को मन। यशोधर बाबू कभी भी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उनकी रीत मंजूर करे। वो कहते हैं कि मेरे बच्चे दुनियादारी से ज्यादा सुधरे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन उन्हें दुनियादारी भी ज्यादा पसंद नहीं जो ज्यादा चालाकी है। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए 1 पैसा न देकर भयंकर भूल की। किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति अभी भी जचती है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। यशोधर बाबू क्या कहते थे कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। मतलब हमारे माता पिता बेवकूफ हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई मकान बनाने में लगा दी और हम समझदार हैं, हम उनमें रहेंगे, हम नहीं बनाएंगे।
जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर न होने पर गांव का पुश्तैनी घर, बस यही है। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोदा जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना का रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर आपका कोई बेटा सरकारी नौकरी में नहीं लगा तो, ये क्वार्टर छूट गया तो, तब यशोधर बाबू कहते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते। हमारी बिरादरी वाले हर तरह से नहीं सोचते। उसमें तो एक ही तरह सोचने वाले हो सकते हैं। ये बातें वो कहते हैं और लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए मजबूर करती है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। लोक और परलोक, ये होता है जिंदगी, और यह मृत्यु के बाद का, कि परलोक में जाके क्या होगा। बड़े खुश होते हैं वो, मृत्यु के बाद क्या होगा, कैसे रहेंगे। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, 80 की फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहां एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे। अफसोस, आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास नहीं लगा। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं। ज्यादा धर्मकांडी या धार्मिक या कर्मकांडी नहीं है। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने, वो सारी चीजें करते हैं जो किशनदा करते हैं, चाहे उन्हें खुद भी इस बात पे यकीन ना हो। सीधी सी बात ये है। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबों पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। अगर कभी उनका मन यह शिकायत करता कि इन सब में लग नहीं पा रहा हूं, तब उससे कहते हैं भाई लगना चाहिए। किससे कहते हैं? अपने मन से कहते हैं कि भाई लगना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना चाहिए कि नहीं? नई पीढ़ी को देखकर राजपाट तुम लोग जाओ वन प्रदेश। अभी नई पीढ़ी को राजपाट दे दो और हम कहाँ जाएं? वन प्रदेश। जो करते हैं जैसे करते हैं करें, जो जो भी करना चाहता है वो करे। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। किसकी? ईश्वर की चिंता करनी। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है। अब नहीं मानते तो ना मांगे। यशोधर बाबू को ये दुख है कि उनके बच्चे उनकी सलाह नहीं पूछते ना लेते। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुन, मन नहीं उलझाना, ठीक है। सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जब सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद चला जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आया। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे हुए परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव है। एक तरफा मतलब वन साइडेड लगाव है। आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। आर्थिक दृष्टि, क्योंकि भाई पैसे मांगते वो लोग, ये पैसे देते हैं। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साहित हों। बच्चे गुस्सा होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे तो मैं नहीं दूंगा।
यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपए उधार ले सके। यशोधर जी का नारा है, हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा। अब सैप क्या होता है? सैप होता है बोलचाल। सैप मतलब साहब। हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है, किशनदा से मिली है ना। हमारे साहब को हमने ऐसे ही करते हुए देखा, इसलिए हम भी यही करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे। इस नारे से उनकी पत्नी को बहुत चिढ़ती। पत्नी का कहना है, और सही कहना है, कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं, जहां की यशोधर जी कुछ देखते और परा के रंग में फिरते। मैट्रिक पास करते। अच्छा, पत्नी का कहने का मतलब है कि यशोधर जी ने असल जिंदगी देखी नहीं है, परिवार कैसा बिहेव करता है उनका। वो तो किशनदा की बातों पे चलते हैं कि परिवार को जोड़ के चलो, ये करो वो करो। वो बताती है असलियत के परिवार कैसा है उनका। मैट्रिक पास करते ही तो यशोधर बाबू दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ, मतलब किशनदा के साथ। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को क्या होता है? पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो कि किशनदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गंवाई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। ये भाई पुरानी हो चुकी है, मतलब आउटडेटेड बातें हैं, इन्हें मत दोहराओ। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाए नहीं, जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं, कौन से नहीं निभाए जा सकते। पत्नी का कहना है कि किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे? तुम तो शुरू में ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें देख नहीं रखा क्या? हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे। गजल गजल हुई और सहगल के गाने। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आ जाना ठीक ही है। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल यह बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वे समाऊ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसे करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। यशोधर बाबू को अब आ जाते फिर से प्रेजेंट डे में। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। बार बार मैं कह रहा हूँ पीछे जा रहे था। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तभी भी मन किसी परम सत्य में नहीं, इसी परिवार में लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें, और साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। रिटायर होने के बाद करनी चाहिए ऐसी चीज, अभी नहीं। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब ठहरी ये चीज है। वानप्रस्थ मतलब जब वन को चले जाता है, कोई भी रिटायर होकर संन्यास ले लेता ना, संन्यास उसे बोलते वानप्रस्थ। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब ठहरी ये चीज है। जब आप संन्यास लो तब के लिए है ये प्रेस्क्राइब करी हुई चीज। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपना पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है रिटायर होकर। फार फ्रॉम द मैरिड क्राउड, समझे? फार फ्रॉम द मैरिड क्राउड, वहां से दूर जाना चाहता है, अपने पुश्तैनी गांव में रहेंगे, मैरिड क्राउड से दूर। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार ये टॉन्ट कसा है किशनदा पर, कि पैदा होते ही बुजुर्ग हो गए थे किशनदा। पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजों में कहा करते हैं, और कहकर उनकी तरक्की में झेपी सी, लगभग नकली सी हंसी हंस देते। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिर लगाने पहुंच जाते थे। अब फिर से वो हिस्ट्री में चले गए लोग। स्वयं किशनदा स्वयं किशनदा हर सुबह सवेरे सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र मतलब ऐसी मन से मान लिया कि पुत्र जैसा है,
मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइड्स बना रहना भाव, ऐसा कहना नहीं बोलते थे। क्या बोलते थे? हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बना रहना भाव, ऐसा कहना कभी नहीं बोलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ में सैर ले जाना शुरू किया और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए तब भी किशनदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाव यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता है कि कोई उन्हें भाव कहता है। हर सवेरे वह किशनदा से अनुरोध करते हैं कि चाय पीकर जाइए। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर लेते हैं। यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा। अलग अलग रोल में उन्होंने देखा है, लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है, कौन सी छवि बसी हुई है? वह है सुबह की सैर वाली। सुबह की सैर के लिए किशनदा कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन, सिर पर गोल विलायती टोपी और पांव में देशी खराऊ धारण किए हुए और हाथ में कुत्ता भगाने के लिए एक छड़ी, ये उनका रूप था जो उनके मन में बसा हुआ था किशनदा। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई, कि मतलब उनके शिष्य की और कार्यकर्ता की भूमिका निभाई, बिल्कुल उनके कहे को एकदम पत्थर की लकीर माना। किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। घर में होली गवाना, क्या क्या करते थे ये याद रखना। घर में होली गवाना, जन्यों पुण्यों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ही ऐसे कई काम हैं यशोधर बाबू ने किशनदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सकना पसंद है, कि भाई शोर भी होता है, पैसे भी खर्च होते हैं। पत्नी बच्चों को बिल्कुल पसंद है। बदतर यही कि इन आयोजनों के समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं रह गया। समाज भी इतना एक्साइटेड नहीं रहता इन चीजों के लिए, समाज भी बेकार हो। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। वो चाहते हैं कि भाई मुझे मानो, कि मुझे सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। लेकिन जब समाज ही ना हो तो यह पद उन्हें क्यों मिले? समाज ही नहीं है। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें, कि जिस तरह मैं किशनदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। लेकिन 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 यह भी क्या हुआ कि पूछा ना ताचा, जिसके मन में जैसा है वैसे करे। हाँ, फ्रीडम देना चाहते हैं बच्चों को कि जो मन में आए वो करो, लेकिन कुछ तो पूछो। ग्रांटेड, हाँ, ये माना कि तुम्हारी नॉलेज ज्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। मानो ना मानो, झूठे मुंह से सही एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोर बाबू, और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछे। अब फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाओ। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उसके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से ये रिक्वेस्ट करते या अपनी तरफ से सजेशन देते कि दूध लाना, राशन लाना, CGH डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोला लाना, ये सब काम आप छोड़ दे, अब हम कर दिया करेंगे। एकाध बेटों से उन्होंने खुद कहा,
तब वे एक दूसरे से कहकर तू कर लिया कहकर झगड़ने लगे। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। जब से बड़ा बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पा गया है, तब से बच्चों को इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता आप इन कामों के लिए अब एक नौकर क्यों नहीं रख लेते, ईजा को भी आराम हो जाएगा। कमाओ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बड़ा बेटा अपने वेतन उनके हाथ में नहीं रखता। मैं बाप हूं भाई, मुझे तो वेतन। हाँ, यह सही है कि बेटा वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथों में नहीं आता, अकाउंट में आता है। हाथों में नहीं आता, अकाउंट में, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता? झूठे मुंह से ही एक बार ऐसा कहता तो उस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार यह कहना कि मैं ये काम अपने पैसे से कर दूं, कह रहा हूं आपसे नहीं कि जो आप बीच बीच में डिस्टर्ब करें। मेरी कमाई मैं कर रहा हूं, घर में खर्च कर रहा हूं। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तब अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ है? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी ले आया। कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई ना छुआ करे, क्वार्टर ही उसी का हो। यह अच्छी रही। अब इसका एक नौकर भी रखो घर में। इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा। ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। काम सब अपने हाथ से ठीक होते हैं, नौकरों को सौंपा काम चौकर चौपट हुआ, ऐसा उनका मन। कहते हैं यशोधर बाबू पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती। पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं है, अब चुप रहती है यशोधर बाबू, तो ऐसी बात है। सब्जी का झोला ले, अब प्रेजेंट डे में आ जाओ दोबारा से। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए। उन 3 क्वार्टरों में से कुल को एक अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बरदंग तख्ती में उनका नाम लिखा है वाईडी पंथ। 3 मकान साबुत पड़े हैं, उनमें से एक उनका है, छोड़ने को तैयार नहीं भला आदमी। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंथ को पहले तो धोखा हुआ कि किसी गलत जगह पर आ गए। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने खुद से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा हो? उसका जवाब भी उन्होंने अपने आप को ही दिया, जो करते होंगे ये लौंडे मोंडे, इनकी माया जाती। अब यशोधर बाबू को ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी है। लड़की जीन्स और बगैर बाह का टॉप पहने है। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके कि तुम्हारी यह पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसकी तरफदारी करती है। कहती है वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने बहुत कर लिया, मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय ओंठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुए, खिजाब मतलब मेहंदी, काली मेहंदी, जबकि ये दोनों ही चीजें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे।
उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलसीडी टाइपों में ही एलडीसी टाइपों में ही मिक्स करते हैं, मतलब पुराने लोग। जब कार वाले चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अभी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झिड़की से सुनाई, बब्बा अब भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी और कहा। ये सुनकर उनका बेटा बोला, सॉरी, ये सुनकर उनका एक भांजा, यशोधर बाबू का भांजा चंद्रदत्त तिवारी बोला। क्या बोला? जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा है तब से सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही है। यशोधर बाबू को अपने बेटे से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में नहीं आता, प्राइवेट नौकरी कर रहा लड़का अच्छा नहीं लगता उन्हें, फिर भी यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पर्क्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हर नई चीज के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि क्या हुआ, क्या हूं, समहाउ मेरी तो समझ में नहीं आता, इसकी क्या जरूरत थी। फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज के आने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है कि भाई ठीक है, हम अमीरों में तो आए, बेटा ला रहा कुछ चीज, इसी बहाने हम बड़े लोगों में तो आए। मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया और आज भी यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं। हाँ, फिर भी ये जानते हैं कि गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते हैं अगर गैस ना हो तो। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फायदा क्या है। बासी खाना खाना कोई अच्छी आदत नहीं ठहरी और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बनाकर रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन तो आता नहीं, गला पकड़ लेता है। ठंडा पानी कहते हैं, मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए असाधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं वो आकर खुश होते हैं पानी पी। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगती। फिर भी उन्हें इस बात का संतोष था फिर भी उन्हें इस बात का संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसके अपने विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हजार कर्जा निकाल कर किया गया बगैर किसी खास धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक, चाय, सब कुछ मौजूद। उन्हें खुशी भी है कहीं। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए। मैंने अपने दफ्तर फोन किया लेकिन शायद आपका फोन खराब था। तब मैंने भूषण को फोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं। मैं अपने बॉस को भी बुला लूंगा इसी बहाने। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपनी यह संपन्न साला संभव भयंकर ओछापन यानी छोटा धनी मालूम होता है कि भाई हम गरीब नहीं, इसी की वजह से हम अमीर है क्योंकि हमारे बेटे की नौकरी इसने लगा। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया। कभी कहते कि तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दी तुम्हारे सेकंड क्लास बीए बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया कि तुम्हारे बेटे को सेकंड क्लास बीए बेटे को इतनी अच्छी नौकरी दिलवा दी, तुम कह रहे हो बिगाड़ दिया।
भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय करवाना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया था, उनकी ओर वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित। मतलब खुद कह रहे कि है वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे, खुद ही कहकर आई एम वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर। हाँ, भले ही वो संस्कारी हैं, कुमाऊनी है, फिर भी बताना चाहते हैं आई एम मॉडर्न, हम मॉडर्न चीजें भी जानते हैं। किशन कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात है, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं। सबकी चीजें सीखो लेकिन अपनी मत छोड़ो। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोता कुर्ता अपनी पोशाक है, यह नहीं बोलना। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींच ले गई। यशोधर बाबू ने कहा somehow I don't like all this, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दी। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्टि छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक नहीं खाता, इसमें अंडा पड़ा होता। अब उन्हें याद दिलाया गया उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा। लेकिन वह नहीं मानी। तब उनसे अनुरोध किया कि एक लड्डू खा ले। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू उसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की। संध्या नहीं की मतलब शाम की पूजा नहीं की। इस पर भूषण ने झुंझलाकर कहा, तो अब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं नहीं, आप लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों को दोस्तों से कहा, प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज्यादा देर ही लगा, इतनी देर की ज्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा लगभग 25 मिनट तक चली। उसके खींचने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाजें आती रहीं, तब यशोधर बाबू पद्मासन साधन लगाने बैठ गए। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे, भाव सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हो, कि मतलब जिस नियम कानून से आप चलते हो वही आपका। यशोधर बाबू ने पाजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेस गाउन पहने, सिर्फ गोल विलायती टोपी, पांव में देशी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए इस किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। अब पुरानी बात याद करते हैं। हर रविवार किशनदा को शाम ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गरम गरम चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मारकर ना पीना पड़े वह चाय कैसी, मतलब बहुत गर्म होनी चाहिए चाय। चाय सुड़कते हुए किशनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंका उठाते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा क्या रवैया होना चाहिए।
लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटरा अलाप ने परमात्मा से मालूम होते। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी। और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है, वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय में अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झड़कते हुए, मतलब उनके ख्यालों में थे वो, तभी घरवाली आई, उन्हें झड़कते हुए वहां पहुंची और बोली, क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे? यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं, कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से ही विरासत थी। और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। एवरीबॉडी गॉन, पार्टी ओवर? यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा। अब गोया गमछा पहने रह जा सकता, अब यह गमछा पहने जा सकता है। उनकी बेटी छल रही। लोग चले गए इसका मतलब थोड़ी है कि आपका गमछा पहनकर बैठक में आ जाए। बाबा, यू आर द लिमिट। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना। तुम्हारी तरह जीन पहनकर तो हमें सज नहीं आती, मतलब कंफर्टेबल नहीं होता। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे हुए कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन बोले जा रहा है? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। आ, इस उम्र में क्या हो रहा है प्रेजेंट प्रेजेंट? तुम खोलो, तुम्हें इस्तेमाल करो, कहकर उन्होंने शर्मीली हंसी हंसी। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं, जो बहुत बुरा ही लगता है। आप इसे पहन के जाया कीजिए। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गांव पे। थोड़ा सा नानुच करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का सैश करते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई, मतलब वो थोड़े इमोशनल हो गए। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी में उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कर रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने जाया करें, वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूंगा। या इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशनता उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ हो। इतना सा चैप्टर था। कुछ डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में लिंक दे रहा हूँ, मुझसे पूछना।